अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जो काम मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ वो ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही कहीं देखा होगा। तो चलिए मुद्दे की तरफ आते हैं। हमारा ये सफ़र सिटी ऑफ टेक्सटाइल यानी फैसलाबाद से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है, और इस सफ़र का मकसद वो काम दिखाना है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के F11 मरकज़ में, जहाँ पर ख्वाजा सिराओं की कसीर तादाद मौजूद है। मेरे साथ सईदा रामीन रियाज़ मौजूद हैं, जो कि माहिर ग़िज़ायात हैं, और इनकी भरपूर मेहनत और तवस्सुल से हमने एक न्यूट्रिशनल कैंप फॉर ट्रांसजेंडर अरेंज किया है। इस कैंप का बेसिक मकसद क्या है, हम आगे जाकर सईदा रामीन रियाज़ की ज़ुबानी सुनेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ख्वाजा सरा, जिनका नाम रानी है। ये वो खुश नसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहला दीनी मदरसा ख्वाजा सराओं के लिए बनाया है, जहाँ पर रानी ख़ुद अपने पड़ोस में मौजूद ख्वाजा सराओं को ना सिर्फ़ सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाती हैं, बल्कि कुरान व हदीस की रूह के मुताबिक खुदा ताला से अपनी बुराइयों से माफ़ी मांग कर अल्लाह ताला की राह में राग़िब होने की तबलीग भी करती हैं। इस्लामाबाद में मौजूद F11 मरकज़ के अंदर हम मौजूद हैं इस टाइम, और जा रहे हैं ख्वाजा सराओं के पहले दीनी मदरसे की तरफ। ये वो इलाका है जहाँ पर ख्वाजा सिराओं की कसीर तादाद मौजूद है, और यहाँ ही ख्वाजा सिरा रानी ने एक अदद बिल्डिंग किराए पर ली है, जहाँ पर रानी न सिर्फ़ एक मदरसे को चला रही हैं, बल्कि ख्वाजा सिराओं की हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए एक अदद सिलाई सेंटर भी खोल रखा है, जहाँ बहुत सारे ख्वाजा सिरा सिलाई का काम सीख रहे हैं। इसके साथ ख्वाजा सिरा रानी ने शेल्टर होम भी बनाया हुआ है। हमें जाते ही बहुत अच्छे तरीके से ख्वाजा सिराओं ने वेलकम किया और मदरसे में बिठाया। ख्वाजा सिरा रानी, जो कि पाकिस्तान का पहला ख्वाजा सिरा है जिन्होंने ये कदम उठाया और अल्लाह ताला की रज़ा की खातर दीन इलाही की तबलीग शुरू की। इंटरव्यू के दौरान रानी ने बताया कि इससे पहले 1951 में बांग्लादेश में इसी नौइयत का एक मदरसा बनाया गया था, और पाकिस्तान का ये पहला मदरसा है जहां अब ख्वाजा सिरा भी दीन की तालीमात से महरूम नहीं रह सकेंगे। इंटरव्यू की मुकम्मल वीडियो अलग से अपलोड कर दी जाएगी, जहां से आप रानी की दुनियावी ज़िंदगी से लेकर दीनी दुनिया तक का सफ़र सुन सकते हैं। चलते हैं न्यूट्रिशनल कैंप की तरफ, जहां पर माहिर खुराक सईदा रामीन रियाज़ की ज़ेर निगरानी उनकी टीम ख्वाजा सिराओं के लिए एक शानदार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफीद डाइटरी प्लान्स दे रहे हैं। वादे के मुताबिक इस न्यूट्रिशनल कैंप का बेसिक मकसद क्या है, हम सईदा रामीन रियाज़ की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं F11 मरकज़ इस्लामाबाद के अंदर। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने एक न्यूट्रिशनल कैंप जो है वो अरेंज किया है, जिसकी खसूसी काविश जो है वो सईदा रामीन रियाज़ ने की है। तो रामीन, मुझे ये बताएं कि आपका पर्पस क्या था इस कैंप को इनिशिएट करने का? अच्छा जी, हमारा पर्पस बेसिकली ये था कि हम लोग ट्रांसजेंडर के लिए कभी किसी ने कोई न्यूट्रिशनल कैंप नहीं लगाया, और उनमें अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें क्या खाना है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने उनको भी अपने बराबर समझना है, हमने उनके लिए भी ह्यूमन राइट्स लेकर आने हैं, हमने उनको अपने बराबर समझ के उनके साथ बैठना। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम खाना भी उनके साथ खाएँ, उनको सप्लीमेंट्स दें, उनके काउंसलिंग प्रॉपर करें, और उनको थोड़ा बहुत राशन वगैरह दें। जी बिल्कुल, सईदा रामीन रियाज़ जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनके लिए इन्होंने न्यूट्रिशन कैंप जो है वो अरेंज किया है। इसके अंदर इन्होंने इनको मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, इनको राशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पीछे सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मौजूद है, और इनके साथ हम आए हैं, बैठे हैं, बातें की हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको इंसानियत का दर्जा दें। इनको आप मेल फीमेल या कोई ट्रांसजेंडर के तौर पे ना लिया करें, सिर्फ़ इंसानियत के तौर पे इनको देखा करें, इनकी इज़्ज़त किया करें। और यही इसी पैगाम के लिए आज हम लोग फैसलाबाद से इस्लामाबाद आए हैं ट्रैवल करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हम की जो है वो कदर करेंगे। थैंक यू सो मच।
Thank you, Ramin, for arranging the nutritional camp for transgenders. थैंक यू सो मच अदनान फॉर कमिंग और हमारा इतना साथ देने के लिए। फिटनेस बहुत ज़्यादा, बाकी मैं एक्टिव हूँ। मैं शुरू से ऐसी हूँ, लेकिन इसमें कमज़ोर बहुत, खाना पीना लगता नहीं है। चलें, ये आप भी बता दीजिए आपने कहाँ जाना है? अभी फर्दर स्टॉप करने आप आ जाएं, आप इनके पास जाएं, आपको गाइड। अच्छा, वाइटनिंग कोर्स, उसकी वजह से थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी माशाल्लाह मैं बहुत एक्टिव हूँ, काम भी करती हूँ अपने सारे सब कुछ माशाल्लाह। सिर्फ मैं डाइट कैसी है आपकी? डाइट में खाना पीना बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन लगता नहीं है, मोटी नहीं हो रही, लेकिन मैं शुरू से ऐसी हूँ। नहीं, एक होता है फिजिक, बॉडी स्ट्रक्चर एक होता है ना, वो नहीं पड़ता। जिस तरह मैं हूँ ना, मैं थोड़ा सा भी खाती हूँ ना, मैं फ़ौरन गेन करती हूँ उसको, मैं फ़ौरन वेट गेन करती हूँ। लेकिन अक्सर बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप खाते हैं, आपका जो बोन होते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सना चौधरी है। अच्छा, तो आज ये इन्होंने जैसा कि मिस सैयदा रामीन रियाज ने गिल्डलेस प्लेयर टीम की तरफ से ये न्यूट्रिशनल कैंप लगाया है, मतलब ग़िज़ाई कैंप लगाया है, तो आप हो क्या आई हैं कि इन्होंने कैसे आपसे पूछा है? इन लोगों ने सब सवाल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये लोग, और मैं इनकी बहुत फेवर कर रही हूँ, क्योंकि हम एक बात हमसे पूछी है, जो मैंने बात की है, इन लोगों ने मेरे साथ वो इस बात का जवाब दिया, फिर मैंने उस पर वो कहा ज़हन में लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इन लोगों से हम लोग मिलेंगे। और अल्लाह पाक इनको खुश रखे, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इनको अच्छी डॉक्टर बनाए और इनके कारोबार में बढ़ते हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि आपको फ़ायदा हुआ है, मतलब कि और ये ख्वाजा असरा की कम्युनिटी में मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और मैं अपनी गुरु रानी की बहुत कुछ शुक्रगुजार हूँ कि जितनी भी फीमेल्स के लिए उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी इज़ सो नाइस, और मैं एक तरह से बहुत बहुत इनके लिए प्यार भरा सलाम सबको, जितने भी ये लोग आए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जी ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। का पैसा क्या सरफेक्सी है, आपको तरीका पता लग गया कि किस तरह लेनी है दवाई? अच्छा, एक सरफेक्सी दे दें। ये जैसे गोली है ना, ये आपने खाने के बाद लेनी है, ठीक है? चाय वगैरह के शौकीन है पीने के? हाँ, गर्मी में बहुत कम पीती है, सर्दियों में ज़्यादा पीती है। चलिए ठीक है, जिस दिन चाय पिए ना, इसका हिसाब ये है कि अगर आपने चाय पी ली है ना, तो उसके 2 घंटे बाद आपने ये दवाई लेनी है, और अगर दवाई ले ली है तो उसके 2 घंटे बाद तक चाय नहीं पीनी, मतलब 2 घंटे बाद आप पी सकते हैं। चाय का भी यही हिसाब है, दूध का भी यही हिसाब है, ठीक है? खाने के बाद आपने गोली लेनी दिन में 1, ठीक है? चलो, और बाकी ये खाने पीने की समझ लग गई आपको कि किस तरह आपने अपना रूटीन बनानी है खाने की। चलें ठीक है जी, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पर्ची आपके साथ ही जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को ख्वाजा सिराओं ने दोपहर के खाने में बेहतरीन बिरयानी खिलाई, जो कि इंतहाई खूबसूरत तरीके से पकाई गई थी। खाना खाने के बाद हमने राशन ड्राइव का भी अहतमाम किया हुआ था और तमाम ख्वाजा सिराओं को राशन तकसीम किया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान और तमाम निजी इदारों से अपील है कि रानी की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए, ताकि वो इस नेक काम को फैला सकें। आप सब में से अगर कोई रानी की हेल्प करना चाहता हो तो नीचे स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा तमाम लिसनर्स को सिर्फ़ एक ही पैगाम है कि ये भी अल्लाह ताला की एक बनाई गई मखलूक है, बराह करम इनको इज़्ज़त दें और माशरे का हिस्सा समझें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मज़ीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रानी के साथ किए गए इंटरव्यू के कुछ सवालात यहाँ पर आप सुन सकते हैं। मैं भी रमीन समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अशद ज़रूरत है इनको, वो सिर्फ प्यार की है, ठीक है? इस्लाम क्या दर्स देते हैं? इनका भी काम यही है, ये भी कोशिश यही करते हैं कि प्यार सोसाइटी के अंदर बांटें, मोहब्बत बांटें। मैं समझता हूँ कि ये थर्ड पर्सनैलिटी होने के नाते इतना अच्छा हमसे बिहेव करते हैं, लाइक जहाँ पे भी मिल जाए, ठीक है? चाहे वो कोई अच्छा है बुरा है, वो उसका एक्ट है, लेकिन इनका बोलने का तरीका वो हमसे बहुत बहुत दर्जे आ गया, ठीक है? हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को काट रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने सुना हो कि नाजायज़ इन्होंने कभी किसी को कुछ गलत कहा हो? हाँ, जब कोई इनके साथ ज़्यादती करेगा तो फिर ये अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, ठीक है? आप बोलें, इनका राइट है। तो नेक्स्ट अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सर की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी, जिस तरह उन्होंने
بتایا کہ کانسٹیٹیوشنز ہیں یا حقوق ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں, تو کچھ تو ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے حقوق ہوں جو کہ بالکل آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ایسے کوئی حقوق ہیں جن کے لیے آپ بھی کام کر رہی ہوں اور آپ چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بنے اور یہ ایز اے لا پاس آؤٹ ہو؟ سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ انسان کے سو عیب چھپاتے ہیں. انسان ایک عیب نہیں چھپا سکتا, وہی عیب آپ کے سامنے لاتے ہیں جن سے آپ کتراتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ عیب جو ہے ان کے وہ ہم چھپائیں. کہیں بھی میرے وہ جس طرح بھی ایک جس حال میں بھی کہ انہیں وگ لگائی تو کیا ہوگا کہ انسان نہیں, وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں. ٹرانسجینڈر ہم نے مل کر آئی ڈی کارڈ میں جینڈر ایکس, آپ خواجہ سراؤں کا جینڈر دیکھیں وہ ایکس ہے آئی ڈی کارڈ میں. پہلے مرد خواجہ سرا عورت خواجہ سرا تھا, وہ ہم نے ختم کر دیا. ان لوگوں کو رسپیکٹ دلانے کی, خود کو رسپیکٹ دلانے کی. میم اگر ہم نے یہی دیکھی, میں نے جب اقوام متحدہ کے ساتھ کام کیا تو میں نے اس پہ بھی تھا کہ خواجہ سرا کے شناختی کارڈ بنوائے جائیں, لیکن جب میں نے کام کیا تو مجھے ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ وہ لوگ اپنا جو آئیڈینٹی ہے وہ نہیں لکھوانا چاہتے, وہ نہیں لکھوانا چاہتے, وہ یا میل لکھواتے ہیں یا فیمیل لکھواتے ہیں. جو انہوں نے آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی ریزن کیا ہے. جو کچھ انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ ہم پھر جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی, اگر ہمارے پاس میل کی آئیڈینٹی ہوتی ہے تو چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے, اگر ہم کچھ لکھوا لیتے ہیں تو پھر ہماری فیملی بالکل ہمیں ڈسآن کر دیتی ہے کہ اب تو تمہارے پاس یہ ہے, تمہارے شناختی کارڈ بھی یہ لکھا ہو. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے. اگر عورت کو حق ہے, مرد کو حق ہے تو خواجہ سرا صرف اپنے حق کے لیے وہ پھر جینٹس کارڈ لکھواتے ہیں, کیونکہ آپ کے والدین آپ کو ایکسیپٹ جینٹس سے کرتے ہیں. آپ خواجہ سرا کو دو طریقوں سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹس. لیڈیز کو جینٹس نہیں کہہ سکتے, جینٹس کو لیڈیز نہیں, خواجہ سرا کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں صرف اسی وجہ سے تاکہ خاندانی وراثت سے وہ کٹ نہ جائے. لیکن اب تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں اسپیسیفک سیٹس بھی ہیں, مطلب اگر ہم جینڈر اسپیسیفک نہ کریں تو اسپیسیفک سیٹس ہیں اب, مطلب ٹرانسجینڈرس کی باقاعدہ جابس اناؤنس ہوتی ہیں اور اس میں اسپیسیفک پورشن ہوتا ہے یا کوٹا ہوتا ہے باقاعدہ جو ہم نے اپنے ریسٹورینٹ میں رکھا ہوا ہے کہ 25% ٹرانسجینڈر کے لیے ایسا. میں نے بھی کچھ پوچھنا, میں نے آپ کی ساری بات سنی, مطلب جو جب سے مطلب آپ کو سن رہی ہوں تو مطلب میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اگر تو اگر آپ سے مطلب کچھ اس طرح کی بات پوچھتے ہیں جو کہ مطلب آپ کے ساتھ جہاں سے اسٹارٹ ہوا یا جہاں سے آپ نے سوچا کہ نہیں میرے ساتھ مطلب جو ہونا تھا ہو گیا, نہیں اب میں نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے, تو اس سے پہلے آپ کے ساتھ جو بھی برا ہو اگر آپ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے تو آپ مطلب وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, یا آپ کے مائنڈ میں مطلب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی لائف میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ چیزیں جو ہو چکا. مطلب ہمارے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی کچھ برا ہو جاتا ہے ایسے نارمل کے ساتھ تو ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے کبھی. تو مطلب آپ کے دل میں وہ کیا چیز ایسی موٹیویشن آئی کہ آپ نے کہا کہ نہیں اب میں نے اس کے بارے میں نہ سوچنا ہے نہ ڈسکس کرنا ہے. اتنی محرومی کا شکار ہوتا ہے پاپا سے, دکھوں کی دنیا میں پلتے ہیں اور دکھ کی دنیا میں ہی وہ مرتا ہے. تو اتنے دکھ ہم چھپاتے ہیں کہ یہ تو خود چھپا سکتے ہیں. ویسے تو آنکھوں سے صاف پتہ چل جاتا ہے ہر انسان کے کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے, کتنا ٹوٹا ہوا ہے. جب میں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مشکلات مجھ میں ہے تو اس لیے کہ میں نے کبھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی, میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا, قرآن مجید لفظ بلفظ پڑھنے کے باوجود بھی میں نے کبھی نہیں کھولا, شاید اسی وجہ سے. تو پھر جب وہ میری غلطیاں تھیں ان کیسے شیئر کریں. اب الحمدللہ مجھے تو ہر طرف کچھ نہیں کچھ دکھ ہے تو صرف اس چیز کا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ معاف نہ کرے میں ایسے چل. دکھ ہے تو اس چیز کا کہ میرے خواجہ سرا کیوں نہیں میری طرف آ رہے ہیں. دکھ ہے تو اس چیز کا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا خواجہ سرام کے لیے, وہ کیوں نہیں مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ کیوں اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے خواجہ سرا ہے وہ پلیٹ فارم بناتے ہیں خواجہ سرا, مجھے وہ کیوں سمجھتے ہیں اس طرح. نہ میری بیٹی ہے نہ میرا بیٹا ہے, میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے ان کے. ماں باپ وہ ایک الگ رول ہے, مین رول ان کا ہے, میں ان کے ساتھ رہتی ہوں. ماں باپ کے لیے میں مہمان ہوں. جیسے بیٹی کی شادی کی جاتی ہے, وہ کافی بچے جب ان کے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بچوں میں ہی مشغول ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ماں باپ کو دکھ ہوتا چل جاتی ہے, ورنہ نہیں. میں بھی تو ایسے ہی, میں تب جاتی ہوں گھر جب ان کو زیادہ تکلیف ہو.